वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 18 मार्च 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में है, जिसे आप आईपीयू भी कह सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में आईपीयू के प्रेसिडेंट ने इंडियन पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को एड्रेस किया। सो दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट। बात करते हैं आईपीयू के बारे में। आईपीयू एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम से स्पष्ट है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, यानी कि एक ऐसा यूनियन है जहां पर दुनिया भर की पार्लियामेंट्स एक साथ मिलकर आती हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1889 में इस्टेब्लिश किया गया था, तब इसे नाम दिया गया था इंटर पार्लियामेंट्री कांग्रेस। इसके फाउंडर रहे थे फ्रांस के फ्रेडरिक पैसे और यूके के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के विलियम रेंडल क्रीमर। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। स्लोगन है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है, दुनिया भर के पार्लियामेंट्स एक साथ मिलकर आएं, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए। वो एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, यानी कि अनुभवों को साझा करें। मेंबर्स की संख्या अगर आप 2020 के मुताबिक देखें तो 179 कंट्रीज हैं। एट द सेम टाइम 13 रीजनल पार्लियामेंट्री असेंबलीज भी इसका हिस्सा हैं। रीजनल पार्लियामेंट्री असेंबलीज का मतलब यह है कि कई सारे रीजन्स ऐसे होते हैं जहां की कंट्रीज एक साथ ऑर्गेनाइज होकर कोई पार्लियामेंट्री असेंबली जैसा ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। लाइक यूरोपियन यूनियन की ही एक पार्लियामेंट्री असेंबली है। जो इंडिया है वो इस आईपीयू का मेंबर है। ये यूनाइटेड नेशंस के साथ क्लोज कोऑपरेशन में वर्क करते हैं। जो रीजनल पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, उन सभी के साथ मिलकर ये मुद्दों को या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको आर्बिट्रेट करने का भी प्रयास करते हैं, मतलब उसमें समझौता करवाने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रकार का यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियंस देख सकते हैं और दुनिया भर में जो ट्रेंड चल रहा है उसे भी एनालाइज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मुल्ला पेरियार डैम के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में तमिलनाडु को एक वार्निंग इशू की मुल्ला पेरियार केस में, जिसमें तमिलनाडु से कहा गया कि वो 4 हफ्ते के भीतर इस डैम के लिए स्टेटस अपडेट दें। डैम की सेफ्टी पैरामाउंट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वहां के सचिव को चेतावनी भी दी गई कि अगर उन्होंने समय से स्टेटस अपडेट ना दी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मुल्ला पेरियार डैम ये 123 साल पुराना डैम है। हाइट 53 मीटर और लेंथ 365 मीटर है। यह आपको मिलेगा मुल्लयार और पेरियार नदी के कन्फ्लुएंस पे। मुल्लयार रिवर जो है वो पेरियार नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। ये डैम है कहाँ? ये डैम है केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। यह है केरला का मैप और यहां पर केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल तमिलनाडु के किनारे आपको मिलेगा ये डैम। अब ये डैम है केरला में और धमकी दी जा रही है तमिलनाडु को। ऐसा क्यों? एक्चुअली में इस डैम को ऑपरेट और मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है वो तमिलनाडु के पास है, जिसकी मदद से वो अपने साउथ के 5 डिस्ट्रिक्ट में ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अब ये तो बहुत नाइंसाफी है, मतलब कि डैम केरला में और ऑपरेट और मेंटेन करेगा तमिलनाडु। आखिर ये नाइंसाफी की किसने? वही जो इसमें एक्सपर्ट थे, अंग्रेज। अंग्रेजों ने अपने रूल के दौरान ही इस डैम को 999 साल की लीज पर तमिलनाडु को सौंप दिया था। अंग्रेज तो चले गए लेकिन लीज अभी भी बाकी है। सो अभी भी इस डैम को तमिलनाडु ही मेंटेन करता है। डैम को बनाने का उद्देश्य बिल्कुल सिंपल था। जो पेरियार नदी है वो वेस्ट फ्लोइंग है, यानी कि पश्चिम की ओर बहती है। उसके पानी को तमिलनाडु का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर डाइवर्ट किया जाता है ताकि यहां पर वाटर नीड को फुलफिल किया जा सके। पेरियार रिवर के बारे में बात करें तो ये केरला की सबसे लंबी नदी है, 244 किलोमीटर की। केरला की लाइफलाइन भी इसे कहा जाता है। पेरिनियल नदी है, मतलब साल भर इसमें पानी रहता है। ये वेस्टर्न घाट के शिवगिरी हिल्स में ओरिजिनेट होती है और पेरियार नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं मुथिरापुझा, मुल्लयार, चेरुथोनी और पेरिंजाकुट्टी। खैर, आपको सारे नाम याद ना भी रहे तो मुल्लयार इसकी ट्रिब्यूटरी है, कम से कम इतना तो याद रहे ताकि मुल्ला पेरियार डैम कहते क्यों हैं ये पता चल जाए। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में है। इस साल के बजट में एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाने की घोषणा की गई थी, जिसे नाम दिया गया है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इंफ्रा को फाइनेंस करने के लिए इस जो
डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है उसकी स्थापना की जाएगी। इसे ओन किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। शुरू में तो 100% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही होंगे, यद्यपि उन्होंने पहले ही प्लान बना रखा है कि धीमे धीमे वो अपने स्टेक्स घटाकर 26% तक लेकर आएंगे। ये सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर फंडिंग करेगा। सोशल इंफ्रा का मतलब है हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर भी फंडिंग की जाएगी। इसे एक प्रोफेशनल बोर्ड मैनेज करेगा, जिसमें कम से कम 50% मेंबर नॉन ऑफिशियल होंगे, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होंगे 50%। नॉन ऑफिशियल का मतलब है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल कम से कम इस 50% में जाकर डायरेक्टर नहीं बन जाएगा, बाहरी व्यक्तियों को लाया जाएगा। और एक एमिनेंट पर्सन होंगे जिनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा। कैपिटल इन्फ्यूजन की बात करें तो गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ के कैपिटल इन्फ्यूजन की बात कही है। हालांकि शुरू में वो 5,000 करोड़ का इन्फ्यूजन करेंगे, यानी कि पैसे डालेंगे, धीमे धीमे वो और पैसा बढ़ा देंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में मार्केट फंड्स के थ्रू ये बैंक 3 लाख करोड़ तक का पैसा रेज कर लेगा। मतलब ये जो बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, ये बॉन्ड्स जारी करेगा, लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इस बॉडी के पास पैसे आ जाएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। रही बात ये कि मैं भला अपना पैसा इस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक में क्यों लगाने लग गया। मैं लगा सकता हूं, इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें 10 ईयर टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया है उस फंड पर जो इन्वेस्ट किया जाएगा डीएफआई में। मतलब अगर आप अपना पैसा इस बैंक के बॉन्ड को खरीदने में लगाते हैं तो आपको अपने उस अमाउंट पर टैक्स नहीं देना होगा, तो इंसेंटिवाइज होंगे लोग। इससे जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं वो भी अपना पैसा इसमें लगाएंगे, लाइक इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स। इसमें जो भी पैसा जाता है उसे इन बॉडीज को बहुत लंबे समय के बाद लौटाना होता है। चूंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग के लिए बॉडी बनाई गई है, तो इसमें भी जो पैसा वो लेंगे वो कोशिश करेंगे कि उन्हें बाद में लौटाना पड़े, लंबे समय बाद लौटाना पड़े, क्योंकि ये इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे समय में कंप्लीट होते हैं या बहुत लंबे समय के बाद रिटर्न्स देते हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की यानी कि डीएफआई की बात करते हैं। डीएफआई एक ऐसी एजेंसी होती है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को फंड करती है, फाइनेंस करती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसे ओन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एट द सेम टाइम ये बैंक जो भी बोरोइंग करता है उसमें गवर्नमेंट की गारंटी होती है। लाइक इन्होंने बॉन्ड जारी किया, आपने अपने पैसे लगाए, इसका मतलब ये है कि वो पैसे डूबेंगे नहीं। अगर वो बैंक आपका पैसा वापस नहीं कर पाता तो गवर्नमेंट वापस करेगी, जिससे इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम हो जाती है। कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होने का मतलब ये है चूंकि इनके पीछे गवर्नमेंट की गारंटी होती है, इनकी बोरोइंग के पीछे, तो ये हमेशा ऐंठ में रहते हैं। ऐंठ में रहने का मतलब ये है कि हम ज्यादा ब्याज नहीं देंगे, आपको पैसा हमारे पास हमारे बॉन्ड में लगाना हो तो लगाइए। लोग लगाते हैं क्योंकि सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है। डीएफआई की बात करते हैं तो जो फर्स्ट डीएफआई इंडिया में था दैट वाज इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1948 में तैयार किया गया था। उसके बाद कई सारे डीएफआईज हैं जो वर्क कर रहे हैं, आईडीबीआई, यूटीआई, नाबार्ड, एक्सिम बैंक, सिडबी, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, जिनमें से कई सारे जो बाद में बैंक में भी कन्वर्ट हो गए। सो दैट वाज ऑल अबाउट डीएफआई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में है। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा में रखा, जिसके बाद काफ़ी हल्ला मचा। इस बिल का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसके प्रोविजंस में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आए जाए। ये जो अमेंडमेंट बिल है ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को अमेंड कर देगा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी पावर्स को बढ़ाया जाए, ताकि वो जो अभी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है उसमें एक की रोल प्ले कर सके। अब इसमें प्रपोजल किन बातों का है? एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रपोजल है जिस पर वर्तमान की दिल्ली सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसमें यह कहा गया है कि दिल्ली में अब गवर्नमेंट का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब अगर कोई भी लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किया जा रहा है, इसका मतलब होगा कि उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पास किया है। इससे यह क्लियर हो गया कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक की रोल होगा और कोई भी लॉ इनके थ्रू ही फाइनल अप्रूवल ले पाएगा। दूसरा जो उनका रोल है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन में लिया गया है। यह कहा गया कि सर्टेन मैटर्स, ऑल मैटर्स की बात नहीं की गई है, सर्टेन मैटर्स की बात की गई है, लेकिन यहां पर भी एलजी को पावर दी गई है कि वो मैटर स्पेसिफाई कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही स्पेसिफाई करेंगे। ऐसे मैटर्स जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर स्पेसिफाई करेंगे वहां पर दिल्ली की सरकार को एग्जीक्यूटिव एक्शन लेते वक्त भी उनसे ओपिनियन लेना होगा। अगर कोई भी ऐसा बिल है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऐसा लगता है कि दिल्ली की सरकार के एम्बिट के बाहर है, वो ऐसे मुद्दों को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो काफी ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस बिल में, अगर ये पास होता है उसके बाद। यहां पर देखिए, यह भी कहा गया कि जो भी रूल्स बनाए जाएंगे दिल्ली असेंबली
के लिए जो प्रोसीजर या कंडक्ट ऑफ बिजनेस है उसके पर्सपेक्टिव से वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए, मतलब बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए, उसके प्रावधानों के खिलाफ नहीं होने चाहिए। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली की बात करें तो यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली की है उसके पास एक लेजिस्लेचर होगा। इसका प्रावधान किया गया है 1991 में एक अमेंडमेंट आया था, 69th अमेंडमेंट। उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239 ए ऐड किया गया, उसी के तहत ये प्रावधान किए गए हैं। एग्जिस्टिंग एक्ट के मुताबिक पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन मुद्दों को छोड़कर दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सभी मुद्दों पर लॉ बना सकती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर सकती है, मतलब वैसे ही फंक्शन कर सकते हैं जैसे कि बाकी स्टेट्स फंक्शन करते हैं। अब यहां पर कुछ कंसर्न्स हैं। जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उनका यह कहना है कि चूंकि उनके पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो वो किसी भी मुद्दे पर कानून बना सकते हैं एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। जो स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है बाकी मुद्दों पर वो फ्री हैं। वो ऐसा कहते हैं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जब एक टसल चल रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में, तो वहां पर यह क्लियर किया था कि इन 3 मुद्दों को छोड़कर बाकी मुद्दों पर दिल्ली की गवर्नमेंट फंक्शन कर सकती है आसानी से। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके पास कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है और कोई जो डिस्प्यूट का मुद्दा होगा उसे वो प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, सारे मुद्दों को नहीं। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने कई सारे बदलाव के प्रावधान किए हैं। उनका यह कहना है कि हर मुद्दा जो है, जो फंक्शनिंग है या किसी कमेटी का गठन किया जाना है, इन सभी में लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक की रोल होना चाहिए। तो इस कानून के साथ ही दिल्ली की गवर्नमेंट और केंद्र सरकार एक बार फिर से आमने सामने है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में है। हाल ही में स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर ने एक वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को जारी किया। यह एक एनुअल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है PM 2.5 के डेटा को इवैल्यूएट करके। 106 कंट्रीज हैं जहां से डेटा गैदर किया गया और उसके बेसिस पर रैंकिंग दी गई। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में टॉप किसने किया है। इस रिपोर्ट के टॉपर रहे हैं चाइना के जिनजियांग, यानी कि चाइना की जिनजियांग सिटी। बहुत दुख की बात है, इंडिया पीछे रह गया, लेकिन बहुत पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद सिटी उसके जस्ट बाद दूसरे नंबर पर है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इंडिया ने कौन सी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। दुनिया में जो 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं उनमें से 35 आपको भारत में मिलेंगी। इस महान उपलब्धि के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली जो कि इंडिया की कैपिटल सिटी है, इनकी क्या अचीवमेंट है। दिल्ली दुनिया की 10वीं सबसे पोल्यूटेड सिटी है, लेकिन कैपिटल सिटीज में इसकी अचीवमेंट क्या है। तो 2020 में दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी बनने का जो खिताब है वो दिल्ली को मिला है, जिसके लिए हमें गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वैसे वो इंप्रूव करी है 2019-20 में। खैर ये पॉजिटिव बात है, आयरनी में कहीं ये भी ना निकल जाए। लेकिन हाँ, इंडिया ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे पोल्यूटेड कंट्री है। इस मामले में हम केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान से ही पीछे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हम पोल्यूशन फैला रहे हैं हम जल्दी ही इन्हें पीछे छोड़ देंगे। खैर, ये तो रही बात वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। अगला आर्टिकल LGBTIQ फ्रीडम जोन के बारे में है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने अभी हाल ही में सिंबॉलिकली जो उसके 27 मेंबर ब्लॉक्स हैं उससे LGBTIQ फ्रीडम जोन डिक्लेयर कर दिया है। अब LGBTIQ का मतलब क्या होता है, ये एक टर्म है, कंपोजिट टर्म है एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स एंड क्वीर। इसमें सभी जो इस कम्युनिटी के लोग हैं वो आ जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द जो कंट्रीज हैं EU की, मतलब 27 में से 23, वो सेम सेक्स यूनियन को रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब मेल मेल और फीमेल फीमेल, जिसमें से 16 कंट्रीज तो ऑफिशियली सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक जो LGBTIQ पर्सन्स हैं वो पूरे यूरोपियन यूनियन में कहीं भी आज़ादी से रह सकते हैं, पब्लिकली अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन पोर्ट्रे कर सकते हैं, अपनी जेंडर आइडेंटिटी को दिखा सकते हैं बिना किसी इंटॉलरेंस, डिस्क्रिमिनेशन या परसिक्यूशन के फियर के। इस रेजोल्यूशन ने यह भी कहा कि जो अथॉरिटीज हैं सभी लेवल पे वो इस कम्युनिटी के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करेंगे। इस रेजोल्यूशन को 492 जो मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं उन्होंने सपोर्ट किया, 141 लोगों ने इसका विरोध किया और 46 लोगों ने वोट नहीं किया। इतनी स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन तो काम की नहीं है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट के बारे में है। हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी कि इरेना ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश किया।
उन्होंने ये कहा कि कोविड-19 के समय पे हमने देखा कि अगर हम अपने पॉल्यूशन को कम कर दें तो एटमॉस्फेयर कितना क्लीन हो सकता है। तो ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब हम अपने एनर्जी सोर्सेज को शिफ्ट कर दें। इन्होंने उम्मीद ये जताई है कि 2050 तक 90% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी वो रीन्यूएबल सोर्सेज से की जाएगी, 6% नेचुरल गैस से और बाकी न्यूक्लियर एनर्जी से हम पैदा करेंगे। इरेना के बारे में बात करते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवांस नॉलेज को फैसिलिटेट करता है, कोऑपरेट करता है वेरियस कंट्रीज के बीच में कि हम रीन्यूएबल एनर्जी की ओर आगे बढ़ें। ये पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल रीन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करता है। 2009 में इसे फाउंड किया गया था और 2010 में जुलाई में ये फंक्शनल हुआ। 161 मेंबर्स हैं इसके। 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया इसका 77 फाउंडिंग मेंबर बना था। हेडक्वार्टर अबू धाबी में है। इरेना यूनाइटेड नेशंस में, नॉट स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर स्टेटस भी रखता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डेड सी स्क्रॉल के बारे में है। अभी हाल ही में डेड सी स्क्रॉल का एक नया पीस हमें मिला है 60 साल के बाद। अब ये डेड सी स्क्रॉल है क्या? देखिए, यहां पर ये है इजराइल, यहां पर जॉर्डन है, ये सीरिया है, ये इजिप्ट है। इजराइल में यहां पर आपको दिख रहा है वेस्ट बैंक, इसका कुछ हिस्सा पैलेस्टीन के पास है, बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे इजराइल का बताती है। इजराइल में जो जेरूसलम है, इसके साउथ में आपको एक डेजर्ट मिलेगा जिसका नाम है जूडियन डेजर्ट। जूडियन डेजर्ट में एक केव है जिसका नाम है कुमारन केव। वहां पर एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। एक बकरी गायब हो गई। वो बकरी को ढूंढ रहा था, उसे ऐसा लगा कि बकरी इस गुफा में चली गई होगी, लेकिन वो चरवाहा स्मार्ट था। उसे लगा गुफा में कौन जाए, कहीं कोई भूत भूत मिल जाए, क्या फायदा। तो उसने बाहर से ही गुफा में पत्थर मारने शुरू किए कि आवाज आएगी तो बकरी अंदर होगी तो बाहर आ जाएगी। लेकिन जब उसने पत्थर मारे तो अंदर से घड़ों के टूटने की आवाज आई। उसे लगा अंदर टूट क्या रहा है। फिर उसने सोचा कि चलो रिस्क लेते हैं, भूत मिलेगा तो देखेंगे। तो वो अंदर गया तो उसने देखा कई सारे मिट्टी के बर्तन थे जो टूटे थे और उनके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। उसने उन डॉक्यूमेंट्स को खोला तो वो चमड़े पर लिखे गए कुछ आइटम्स थे। उसने लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, लोगों को बताते हैं। तो उसने लोगों को बताया और उसके बाद वहां पर एक्सकेवेशंस की जो टीम्स थी वो पहुंच गई। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को देखा। चूंकि यहां पर देखिए बिल्कुल पास में डेड सी है, तो डेड सी के नजदीक में ये मिले, दैट्स व्हाई इन्हें डेड सी स्क्रॉल नाम दिया गया। ये डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली में एंशिएंट जिविश और हेब्रू रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, बहुत पुराने। मान्यता यह है कि ये 300 बीसी से 1st सेंचुरी एडी के बीच में लिखे गए होंगे। इन्हें छिपाया गया था इन गुफाओं में। क्यों छुपाया गया था? कोचबार रिवोल्ट के दौरान, जो कि एक आम ज्यूइश अपराइजिंग थी रोम के खिलाफ, रोम के जो शासक थे एम्परर हैड्रियन, उनके खिलाफ 132 से 136 एडी के बीच में, लगभग 1900 साल पहले। उस समय अक्सर किसी के रिलीजियस फेथ को खत्म करने के लिए सबसे पहले उनके रिलीजियस टेक्स्ट को टारगेट किया जाता था, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड होते थे। आपने उनको खत्म कर दिया तो धीमे धीमे रिलीजन डिटोरिएट हो जाता था, तो रिलीजियस टेक्स्ट को बचाने की जरूरत होती थी। इसी उद्देश्य से इन्हें इन गुफाओं में छिपाया गया था। कुमारन केव्स को केव ऑफ हॉरर भी कहा जाता है क्योंकि एक्सकेवेशंस के दौरान वहां पर 40 ह्यूमन स्केलेटन्स भी मिले थे। ये काफी रिमोट एरिया में है, जेरूसलम के साउथ में। इसका भी एक नया पीस मिला है, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो दैट वाज ऑल अबाउट डेड सी स्क्रॉल। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 1889 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर जिनेवा के स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। जिनेवा के स्विट्जरलैंड में कैसे होगा? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें केवल 74% स्टेक ही ओन करेगी। एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, ये बिल कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन जरूरी होगा हर मैटर में, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाएंगे। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020, दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है दुनिया की। इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑब्जर्वर स्टेटस रखती है, यूनाइटेड नेशंस में 2000 में फाउंड की गई थी। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, जवाब कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करिएगा। पूरे सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं। 1,02,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ये जवाब लिखा होगा। तो चलिए आज के इस सेशन में यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।